नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ संख्या 3 हिमालय की बेटियां पाठ पढ़ रहे हैं। इसका प्रथम भाग हमने पढ़ लिया था। इस पाठ के जो रचयिता है वो कवि नागार्जुन है। इसमें हमने पढ़ा कि कवि ने नदियों के बारे में जो बताया वो हम एक बार आज वापस एक बार देख लेते हैं। कवि ने हमें बताया, यानी कवि नागार्जुन जो थे उन्होंने हमें बताया कि दूर से अभी तक जो नदियाँ शिष्ट महिला की भांति बहुत ही गंभीर, शांत, अपने ही काम में व्यस्त दिखाई देती है या देती थी, जिनके प्रति मेरे हृदय में सम्मान और श्रद्धा का भाव है। यानी कवि के मन में नदियों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का जो भाव है वो कवि ने व्यक्त किया है। तो कवि ने या लेखक ने क्या बताया है? लेखक ने बताया कि जो दूर से जो नदियां हमें दिखती है एक महिला की भांति शिष्ट और सभ्य या बहुत गंभीर रहने वाली दिखाई या व्यस्त रहने वाली दिखाई देती है, उनके प्रति मेरे हृदय में बहुत ही सम्मान और श्रद्धा का भाव है, ऐसा उन्होंने बताया। और आगे कवि ने ये भी बताया कि जैसे कि दादी, माँ, मौसी और मामी की गोद की तरह हैं, उनकी धारा में डुबकी लगाकर आनंदित होता था। यानी कवि ने बताया कि जिस प्रकार हम दादी है, जैसे माँ है, जैसे मौसी है, मामी है, उनकी गोद में जाकर या उनकी गोद में लेटकर जिस प्रकार हम आनंद की अनुभूति करते हैं, उसी प्रकार नदियों में डुबकी लगाने से भी हम आनंद की अनुभूति करते हैं या करता था। इस प्रकार उन्होंने अपने मन के भाव व्यक्त किए थे, जो हमने इसमें पहले पैराग्राफ में पढ़ लिए था। और कुछ प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको इसमें करने के लिए बताए भी थे, जो आपको ये करने थे। आगे कवि ने ये भी बताया कि जब मैं पर्वतों के शिखरों पर चढ़ा, यानी कवि ने बताया कि जब मैं पर्वतों के ऊपर चढ़ा और वहाँ से मैंने नदियों को देखा तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जो दुबले पतले स्वरूप में, यानी कि बहुत ही दुबले पतले स्वरूप में गंगा, यमुना, सतलुज मैदानी भाग में जाकर कैसे विराट रूप धारण कर लेती है। यानी कि जब वो पर्वतों से निकलती है तो बहुत ही छोटी छोटी धारा में निकलती है, परंतु जब वो यहाँ से निकल जाती है पर्वतों से तो बाहर जाकर बहुत ही विराट यानी बहुत ही बड़ा रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार कवि ने बताया। कवि ने आगे ये भी बताया है, या लेखक ने आगे ये भी बताया है कि लेखक कहता है कि निरंतर बहने वाली जो नदियां हैं वह अंतिम लक्ष्य क्या है उनका, कि जो नदियां निरंतर बहती हैं उनका अंतिम लक्ष्य क्या है, जिनके कारण यह व्याकुल है। कि इनका अंतिम लक्ष्य क्या है जिनके कारण ये व्याकुल है? हिमालय जैसे महान पिता का असीम स्नेह, लाड, प्यार पाकर भी यदि ये संतुष्ट नहीं है, क्यों? नदियों के पिता का नाम क्या बताया है उन्होंने? हिमालय बताया है कि हिमालय उनके पिता है, और हिमालय जैसे पिता का असीम प्रेम पाकर भी अगर ये जो नदियां हैं वो संतुष्ट नहीं हुई है, तो वह कौन है जो इन्हें संतुष्ट कर सकेगा? कौन है वो जो इन्हें संतुष्ट कर सकेगा, जिसके कारण ये व्याकुल है? और हिमालय जैसे महान पिता का प्रेम पाकर भी अगर ये संतुष्ट नहीं है, तो कौन है ऐसा जो इन नदियों को संतुष्ट कर सकता है? ऐसे कवि बताते हैं। और लेखक ने आगे ये भी बताया है कि बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ, हरियाली युक्त घाटियाँ, गहरी गुफाओं वाला क्रीड़ा स्थल, यानी कि जो नदियों का खेलने का स्थान कौन सा बताया है इसमें? नदियों का खेलने का स्थान बताया कि बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों या हरियाली युक्त घाटियों या फिर गहरी गुफाओं वाला इनका खेलने का स्थान है। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो नदियाँ हैं ये बहकर आगे जाती है, वो बहकर आगे जाती है तो देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफ़ेदा और कैल जैसे जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें अपने बचपन की बातें करने का अवसर मिल जाता है। इतना ही नहीं, ये जंगलों में मार्ग से भटक भी जाती है। कवि कहता है इतना ही नहीं, ये जंगलों में मार्ग से भटक भी जाती है।
ये देख लिया है हमने। ये जो दो भाग थे, प्रथम भाग और द्वितीय भाग, ये हमने पढ़ लिए थे। इनके अभ्यास प्रश्न भी मैंने करने के लिए आपको बता दिए थे। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे 3 नंबर में। ये जो 3 नंबर का पैराग्राफ है इसको हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे हम इसको। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुंधता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों में जाकर, बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये 2 ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, झेलम, काबुल, कुंभा, कशिपा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती है। अब इस पैराग्राफ का जो हिंदी अनुवाद है वो हम यहाँ देखेंगे। जैसे नटखट शब्द का अर्थ हो गया शरारती, सिर धुंधना शब्द का अर्थ हो गया परेशान होना, मौन शब्द का अर्थ हो गया खामोशी, सिवाय शब्द का अर्थ हो गया अतिरिक्त। ये जो मैंने पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ आपको ऐसे ही जनरली बताया है, ये भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए आपको याद रहे, इसीलिए मैंने एक बार जनरली ही ऐसे इसको समझाया है। और हमें यहाँ से पढ़ना था, इसीलिए मैंने एक बार आपको वापस पढ़ा समझा दिया है, ताकि कुछ प्रश्न उत्तर आप याद करें तो आपको इसमें आसानी रहे। आज हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। अब इसका हम संदर्भ एवं प्रसंग देखेंगे जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा है। जैसे हमने इसके शब्दार्थ देख लिए हैं, जैसे देखिए हमने एक बार वापस बता रही हूँ। जैसे नटखट का शरारती देख लिया हमने। सिर धुंधना शब्द का अर्थ होता है परेशान होना, मौन शब्द का अर्थ होता है खामोशी, सिवाय शब्द का अर्थ होता है अतिरिक्त। संदर्भ एवं प्रसंग देखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के हिमालय की बेटियां नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक नागा अर्जुन कहता है कि बुढ़ा हिमालय अपनी नदी रूपी नटखट बेटियों के लिए न जाने मानसिक रूप से कितना परेशान होता होगा। लेखक क्या बता रहे हैं हमें? लेखक हमें बता रहे हैं हिमालय का इतिहास या अस्तित्व बहुत ही प्राचीन है। लेखक क्या कहते हैं कि हिमालय का जो अस्तित्व या हिमालय का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है या फिर प्राचीन है। इसीलिए लेखक ने बुढ़ा हिमालय कहकर यहाँ जीवंतता पैदा कर दी है, यानी कि बुढ़ा हिमालय कह दिया है क्योंकि बहुत ही पुराना है इसका जो अस्तित्व है। इसका अस्तित्व है हिमालय का बहुत ही प्राचीन या बहुत ही पुराना है, इसीलिए लेखक ने इसको क्या कहा है, बुढ़ा हिमालय कहकर यहाँ जीवंतता पैदा कर दी है। वह कहता है, अब कवि ने क्या कहा? कवि ने हमें बताया कि जो बुढ़ा हिमालय है वह अपनी बुढ़ा हिमालय है जो वह अपनी नदी रूपी नटखट बेटियों के लिए न जाने मानसिक रूप से कितना परेशान होगा। कि जो बुढ़ा हिमालय है वो अपनी जो नटखट बेटियां हैं उसकी, यानी नदियों के बारे में बताया जा रहा है इसमें कि जो नटखट बेटियां हैं इसकी न जाने उनके लिए कितना मानसिक रूप से ये परेशान होगा। यदि ऊंचे ऊंचे शिखरों से भी जाकर पूछा जाए तो वह उत्तर नहीं दे सकेंगे। कि यदि ऊंचे ऊंचे जो शिखर है उनसे भी जाकर अगर उत्तर पूछा जाए तो वह भी उत्तर नहीं दे सकेंगे। सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसे विशाल नदों को याद करके हिमालय के सामने सहज ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल यानी कुब्भा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि अनेक नदियों का
वह स्वरूप दिखाई देता है जब वे हिमालय से निकलती है, क्योंकि यह सभी को ज्ञात है कि उद्गम स्थल पर नदियों का स्वरूप दुबली पतली लड़कियों की तरह ही होता है। तो कवि ने इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया है? सबसे पहले तो कवि ने हिमालय की तुलना किससे की है? हमने अभी देखा कवि ने हिमालय की तुलना बूढ़े से की है कि बूढ़ा हिमालय, यानी हिमालय का इतिहास या हिमालय का अस्तित्व जो है वो बहुत ही पुराना है, इसीलिए हिमालय के बारे में इसमें बूढ़ा हिमालय कहकर बताया है कवि ने कि जो बूढ़ा हिमालय है, कवि ने हमें बताया कि जो बूढ़ा हिमालय है, या लेखक ने हमें बताया कि जो बूढ़ा हिमालय है वह अपनी नटखट रूपी जो बेटियां हैं उनके प्रति अपने मानसिक रूप से कितना परेशान होगा, यानी अपनी जो नटखट बेटियां हैं, नटखट जो नदियां हैं, उनके लिए मानसिक रूप से कितना परेशान होगा यदि जो ऊंचे ऊंचे शिखर या पर्वत है। अब कवि ने, लेखक ने क्या बताया कि जो ऊंचे ऊंचे शिखर है अगर उनसे भी जाकर हम कुछ पूछें उत्तर में तो वो हमें इनके उत्तर नहीं दे सकता, यानी नदियाँ जो नटखट है वो किस प्रकार से हैं, और जो नदियाँ जब हिमालय से निकलती है तो वो बिल्कुल एक दुबली पतली धारा में रहती है, लेकिन बाहर जाकर किस प्रकार वो एक विराट रूप धारण कर लेती है, इस प्रकार के उत्तर किसी के पास नहीं है, यानी कोई नहीं दे सकता। और आगे कवि ने ये भी बताया कि जैसे सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसे विशाल नदों को याद करके हिमालय के सामने सहज ही, यानी इनको अगर याद करके हिमालय के सामने जैसे सहज ही रावी है, सतलुज है, व्यास है, चिनाब है, झेलम है, काबुल है, कुब्भा है, कपिशा है, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि अनेक नदियों का वह स्वरूप दिखाई देता है जब वे हिमालय से निकलती है, क्योंकि ये सभी को ज्ञात है कि उद्गम स्थल पर नदियों का स्वरूप दुबले पतली लड़की की तरह ही होता है। यानी हम सभी जानते हैं, लेखक ने क्या बताया कि नदियों का जो स्वरूप है, जहाँ से नदियाँ निकलती है या जहाँ उनका उद्गम स्थान है, वहाँ पर जो नदियों का स्वरूप है वो बहुत ही दुबला पतला ही है। आगे अब हम इसका देखेंगे, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। इसमें पूछा है कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। ये इस प्रश्न का उत्तर हम बता रहे हैं आपको। नीचे देखिए आप सभी, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक बूढ़ा हिमालय है, यानी हम देख रहे हैं कि बूढ़े हिमालय के बारे में इसमें बताया जा रहा है, तो इसका जो शीर्षक होगा क्या होगा, बूढ़ा हिमालय होगा। आगे देखिए, अपनी नटखट बेटियों के लिए कौन सिर धुनता होगा, ये हमने अभी देखा। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा है कि अपनी नटखट बेटियों के लिए कौन सिर धुंधता होगा, तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि अपनी नटखट बेटियों के लिए बूढ़ा हिमालय सिर धुंधता होगा। हमने अभी ऊपर ही देखा, हिमालय के पिता की जो तुलना है वो नदियों की जो पिता की तुलना है हिमालय से की गई है, तो हिमालय ही है जो अपनी बेटियों के लिए सिर धुंधता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए सभी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम सुनते ही आँखों के सामने कौन कौन नाचने लगती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम सुनते ही आँखों के सामने कौन कौन नाचने लग जाती है, तो इसका उत्तर आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की सभी छोटी बड़ी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती है। आदि हिमालय की छोटी बड़ी बेटियां, यानी कि हिमालय से निकलने वाली जो छोटी बड़ी सारी नदियां हैं वो उनके सामने नाचने लगती है। प्रश्न संख्या 4 देखिए सभी, प्रश्न संख्या 4 में लेखक हिमालय की बेटियों के बारे में
किससे पूछने के लिए कह रहा है। अभी हमने ऊपर ये पढ़ा था कि लेखक हिमालय की बेटियों के बारे में बड़ी बड़ी चोटियों से पूछने के लिए कह रहा है। बड़ी बड़ी चोटियों से पूछने के लिए कह रहा है। ये हमने पैराग्राफ पढ़ा है। इसमें से जो प्रश्न उत्तर आए हैं वो सभी को करने हैं। ये शब्दार्थ करने हैं। अभ्यास वाले जो प्रश्न उत्तर है ये सभी को करने हैं। तो हमने पहले पैराग्राफ में तो नदियों के बारे में पढ़ा। पहले पैराग्राफ में हमने देखा कि किस प्रकार की नदियां हैं, उनका स्वरूप कैसा है, वो हमने देखा। दूसरे पैराग्राफ में हमने देखा कि उनका जो खेलने का स्थान है वो कौन सा है और वो कहाँ से निकलती है। उसके बाद में हमने तीसरे पैराग्राफ में ये देखा है कि हिमालय की जो तुलना है वो बूढ़ा हिमालय से की गई है, क्योंकि जो हिमालय है, हिमालय का इतिहास बहुत ही पुराना है। और इस पैराग्राफ में हमने देखा कि जो हिमालय है वो अपनी नदी रूपी नटखट बेटियों के लिए मानसिक रूप से कितना परेशान होगा। लेखक हमसे कहते हैं कि जो उनकी नटखट रूपी जो बेटियां हैं उनसे न जाने वो कितना परेशान होगा, और ऊंचे ऊंचे जो शिखर है वो भी इनका उत्तर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जो नदियां हैं वो पर्वत से नदियां जब हिमालय से निकलती है तो उनका जो स्वरूप रहता है बिल्कुल छोटा रहता है, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो उनका रूप जो है वो बहुत ही विशाल हो जाता है। तो इसका उत्तर उनके पास भी नहीं है। इस प्रकार हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा है। इस पैराग्राफ के हमने अभ्यास प्रश्न भी कर लिए हैं। ये सभी को अभ्यास प्रश्न करने हैं। अगला पैराग्राफ देखिए, पैराग्राफ नंबर 4 देखिए आप। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। लेखक कहते हैं कि वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महान नदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। कितना सौभाग्यशाली है। कवि क्या कह रहे हैं कि कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसके पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिलता है, जिन्होंने मैदान में ही नहीं इन नदियों को देखा होगा। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता है कि रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उतना दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। अब इस पैराग्राफ का हम हिंदी अनुवाद देखेंगे। यानी इस पैराग्राफ के अंदर कवि ने क्या कहा है वो हम यहाँ पे एक बार देखेंगे। इसका सरल रूप देखेंगे। वो देखने से पहले इसमें हम शब्दार्थ देख लेते हैं। जैसे कि प्रवाहित शब्द का अर्थ होता है बहना। श्रेय जो शब्द है उसका अर्थ होता है यश। ख्याल शब्द का अर्थ होता है विचार। लुभावना शब्द का अर्थ होता है मोहक। झिझक शब्द का अर्थ होता है संकोच। तो इस पैराग्राफ में कवि ने क्या कहा है, शायद पैराग्राफ समझ में नहीं आया होगा। इसका जो सही है वो एक बार मैं बता देती हूँ। यानी इसकी व्याख्या मैं आपको समझा रही हूँ, सरल रूप में आपको समझा रही हूँ। कहने का मतलब यह है, अब इसमें लेखक कहता है कि वास्तविकता तो यह है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियों का प्रवाह हिमालय के कारण ही है। कवि ने क्या कहा? कवि ने कहा कि वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियाँ, यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी बहुत बड़ी नदियों का जो प्रभाव है, जो प्रवाह है, वो हिमालय के कारण ही है। किसके कारण है? हिमालय के कारण ही है। यानी जो बहती है वो बहुत बड़े रूप में बहती है। उसका श्रेय किसको दिया है? हिमालय को ही दिया है। हिमालय के कारण ही वो बहती है। बिना
बिना हिमालय के इनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेखक क्या कहते हैं कि वास्तविकता तो यही है कि जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी बहुत बड़ी नदियां हैं वो इस हिमालय के कारण ही बहती है और हिमालय के बिना उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, यानी हिमालय के बिना उनका कुछ भी अस्तित्व नहीं है। वह समुद्र जहाँ जाकर ये नदियाँ गिरी है, यानी लेखक कहते हैं कि वह जो समुद्र जहाँ ये नदियाँ जाकर गिरी है उसमें इस बात का श्रेय है कि ये विशाल नदियाँ उसमें जाकर गिरी है, यानी इस बात का श्रेय है कि ये जो विशाल नदियाँ हैं उस समुद्र में जाकर गिरी है। किसी भी व्यक्ति ने मैदानों में जब इनके स्वरूप को देखा होगा तो उसे निश्चित ही आश्चर्य हुआ होगा कि हिमालय की गोद में ये नदियाँ बच्चियों की तरह खेलती हैं। पर्वतीय व्यक्तियों के लिए दुबली पतली नंग धड़ंग बच्चियों जैसी नदियाँ भले ही आकर्षक या मनमोहक न हो, परंतु लेखक कहता है कि मुझे तो उनका मनोहारी आकर्षक स्वरूप देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो हिमालय ससुर और समुद्र उनका दामाद हो। वास्तव में ऐसा कहने में लेखक को कोई संकोच नहीं है। नदियों की उत्पत्ति हिमालय से हुई है, इसीलिए पुत्री रूपी नदियाँ जब समुद्र में जाकर मिली तो लेखक को हिमालय को पिता तथा समुद्र को दामाद कहने में संकोच नहीं हुआ है। तो लेखक ने क्या बताया इस पैराग्राफ में लेखक ने बताया कि वास्तविकता तो यही है कि ये जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र इतनी बड़ी जो नदियां हैं वो इस हिमालय के कारण ही है। हिमालय के बिना इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है और वह जब समुद्र में जाकर ये जो नदियां गिरती है उनमें से उनका जो श्रेय है वो इस हिमालय को ही दिया जाता है। और कवि ने आगे कहा है हिमालय को तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु का पिता बताया है और जो समुद्र है उसको क्या बताया है, दामाद बताया है, क्योंकि जो नदियों की उत्पत्ति है यानी जहाँ से नदियाँ निकलती है वो स्थान जो है वो हिमालय ही है। हिमालय ही ऐसा स्थान है जहाँ से ये नदियाँ निकलती है, तो हिमालय की ये पुत्रियाँ हो गई और जहाँ ये गिरती है वो है समुद्र, तो समुद्र हिमालय का दामाद हो गया। तो लेखक यही हमसे कहना चाहते हैं। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखना है। उपयुक्त शीर्षक इसका क्या है, सौभाग्यशाली समुद्र इसका उपयुक्त शीर्षक है। क्या शीर्षक है, सौभाग्यशाली समुद्र। समुद्र को सौभाग्यशाली बताया गया है। क्या बताया गया है, सौभाग्यशाली, तो इसका शीर्षक है सौभाग्यशाली समुद्र। प्रश्न संख्या 2 देखिए, हिमालय के कारण किन 2 विशाल नदियों का अस्तित्व है। अभी हमने ऊपर देखा है, ये रहा सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन 2 विशाल नदियों का अस्तित्व हिमालय के कारण ही है। प्रश्न संख्या 3 देखिए सभी, हिमालय से निकली नदियों की तुलना लेखक ने किस प्रकार की है। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा, आगे वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि दुबली पतली नंग धड़ंग खेलती बच्चियों की उपमा लेखक ने नदियों को दी है। किसको दी है, नदियों को दी है लेखक ने। आगे देखिए, गद्यांश में नदियों का पिता और दामाद किसे बताया। अभी हमें पढ़ा ऊपर कि पिता तो बताया है हिमालय को और दामाद बताया है समुद्र को। किसको बताया है, समुद्र को दामाद बताया गया है। ये हमने इस पैराग्राफ को पढ़ लिया है। हमने 4 पैराग्राफ पढ़े हैं, इन सभी के अभ्यास प्रश्न करने हैं। अपना अगला जो भाग है वो हम जल्द ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।